दादा, जैसे जिस तरीके से बीजेपी के बारे में या बीजेपी के पक्ष में पोल एजेंसीज प्रेडिक्ट कर रही हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर अगर सच में बीजेपी पावर में आती है, जो पहली बार होगा, तो क्या राज्य में कोई ऐसा नेता है ममता के मुकाबले में जो वहां का मुख्यमंत्री हो सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश के लोग शिवराज सिंह चौहान को देख के वोट डाला बीजेपी को, और सीएम मिला मोहन यादव। जी मैंने 2 महीना पहले जी फरवरी में मैंने भोपाल गया था, तो मैंने सुना, हर लोगों से पास हमने सुना कि तुलना कि क्या था और क्या है। तो बीजेपी इसको केवल नरेंद्र मोदी बिना बाकी किसी को काउंट नहीं होता है इस पार्टी में। किसको चाहे वो सीएम बना देंगे। हाँ, सो चेहरा का कोई ये नहीं है। इन लोगों का स्ट्रेटेजी अलग है कि लोग एक केवल सेंटर में नरेंद्र मोदी को लेकर ही ये लोग मानते हैं कि मोदी है या नहीं है, ये एक फैक्टर बनता है। बाकी लोगों का कोई नंबर ये लोग नहीं देते हैं, बाकी सबको ही वो लैंप पोस्ट समझते हैं, कोई पोस्ट नहीं समझते हैं। तो कौन मुख्यमंत्री होगा ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर बीजेपी जीतेगा तो किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मेरा लगता है कि देखिए, इस बार बंगाल जीतना उनका बहुत सामने बड़ा एक मिशन है, क्योंकि बंगाल अगर वो जीत पाएंगे तो उनको ये एक सेलिंग पॉइंट होगा, यूएसपी होगा साउदर्न स्टेट्स के लिए कि देखो भाई, बंगाल जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट है, टैगोर की स्टेट है, नजरुल की स्टेट है, राम मोहन की स्टेट है, मधुसूदन की स्टेट है, वह हम वहां के लोग हम लोगों को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, तो आप क्यों? क्योंकि ये जो द्राविड़ कल्चरल, शायद बीजेपी उसे द्राविडियन कल्चरल जो शील्ड, द्राविडियन जो कल्चरल शील्ड है साउथ इंडिया में, जिसको बीजेपी अभी भी तोड़ नहीं पा रहा है, वो उनको सुविधा होगा। और अमित शाह ने तो 2021 में बोला था कि हमारा रूट है कि हम बे ऑफ बंगाल के छूते छूते जाएंगे। तो उसमें बीच में उनको मिल गया उड़ीसा, इधर उनको आसाम है, इधर बिहार में तो चेंज हो गया, बीजेपी मुख्यमंत्री आ गए। झारखंड में कई साल इन्होंने उनका राज था, अभी वो सत्ता में नहीं है, लेकिन झारखंड के में उनका करीब 15-20 साल का राज है। 2000 साल में तो ये स्टेट बना है, तो 15 साल का तो राज इन लोगों का था। तो अभी ये लोग अगर बंगाल को ले सकते हैं तो इनका टारगेट होगा कि तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, केरला, इसमें उनका स्मूथ हो जाएगा, उनका स्मूथ हो जाएगा कि देखो भाई, बंगाल जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट हमको मान लिया है, तुम क्यों नहीं मानोगे। जी, मेरा मेरा मैं ये समझना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में लगभग सीपीआई एम या सीपीआई लगभग खत्म की स्थिति में है, हैं? पिछले पिछले 15-20 सालों से, 15 सालों की बात करते हो तो उनका कोई जमीन अब शायद नहीं रह गया या नहीं दिखता है, या एक्टिविटीज भी नहीं दिखती है, और कांग्रेस की स्थिति भी कम वैसे ही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इनको कुछ वोट परसेंट मिलते हैं, दोनों को, सीपीएम को, सीपीआई को, या फिर कांग्रेस को, तो उसका फायदा किनको मिलेगा, बीजेपी को या तृणमूल को? नहीं, देखिए, इन लोगों का वोट तो बीजेपी के पास गया था, ठीक है, क्योंकि ममता जी ने जो बिगेस्ट पॉलिटिकल ब्लंडर किया है कि हम वो पावर में आते ही उनको डर लग गया कि मैंने सीपीएम को टाटा के कारखाना बनाने नहीं दिया, नंदीग्राम में इंडस्ट्री करने नहीं दिया, तो अभी ये लोग मेरे खिलाफ भी ऐसा ही मूवमेंट करेगा और हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने दोनों सेकुलर पार्टी को खत्म कर दिया था। खत्म कैसे किया? कि पॉलिटिकली किया, कि अटैक किया, तृणमूल ने इनका पार्टी ऑफिस को कैप्चर कर लिया, आग लगा दिया, इनको मारा पीटा। और कांग्रेस और सीपीएम का जो बिगेस्ट फेल्योर था उस स्थिति में कि ये अपने वर्कर को, अपने समर्थकों को प्रोटेक्शन नहीं दे पाया, तो इन लोग ने सोचा कि भाई चलो बीजेपी के साथ, वो तो दिल्ली के पावर में है, वो दिल्ली की सरकार चलाते हैं, तो चलो इसके साथ। तो अगर वहां से कुछ वोट वापस आएगा तो वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बहुत बड़ा कुछ हुआ है, क्योंकि इस बार पोलराइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये होना भी मुश्किल है।
ये होना भी मुश्किल है कि सीपीएम का जो वोट बीजेपी में गया, उन लोगों का प्राइमरी टारगेट है ममता को हटाना। तो जब वो देखेगा कि भाई हम अगर वापस जाएंगे तो ममता जी रह जाएंगे, तो वो लोग ये नहीं करेगा। उनका प्राइमरी ये एक मतलब आपने भी निकाला होगा कि राहुल गांधी ने भी वेस्ट बंगाल के दौरे किए, प्राइम मिनिस्टर ने भी किए, लेकिन इन दोनों नेताओं ने भवानीपुर से परहेज किया, वहां वो नहीं गए। न राहुल गांधी गए और न प्राइम मिनिस्टर गए। तो इसका क्या कारण हो सकता है? राहुल गांधी तो इंडिया जो जोट है, जो अलायंस है, उसको लेकर शायद, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो उसका असर कुछ पड़ेगा कि ममता की अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और मोदी जी भी मुझे लगता है कि 2029 को उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हम कितने दूर तक। देखिए, अगर ममता जी आ जाएगा फिर से, ये बीजेपी के लिए लॉस नहीं है, मोदी जी के लिए लॉस नहीं है। क्योंकि ममता जी आएगा तो वो कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू करेगा और बोलेगा कि मैं इंडी जोट की लीडर हूं, मुझे पीएम कैंडिडेट बनाओ। और मुझे तो लगता है कि इस बार वो आएगा तो वो बीच में, जब से वो 84 में वो शुरू किया था लोकसभा से, फिर उनका इनिंग्स लोकसभा में खत्म होगा, जैसे नीतीश कुमार ने किया है, राज्यसभा में चले गए। तो मुझे लगता है कि वो भी अभिषेक के पास सत्ता देके उन्होंने भी लोकसभा में चले जाएंगे और नेशनल पॉलिटिक्स में एक चांस लेगा। तो ममता बनर्जी फिर से बंगाल में सीएम बनेगी तो ये मोदी जी के लिए कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, पार्टी के लिए एक लॉस होगा कि उनका दक्षिण विजय थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। लेकिन 2029 के लिए सुविधाई होगा, क्योंकि वो इंडी जोट में आप अगर देखिएगा पिछले 2026 की पहले से अभी तक, तो हर समय ममता जी को लेकर ही डिस्प्यूट बनता है कि भाई हम इनको इंडी जोट का लीडर बनाओ। तो ऑपोजिशन में अगर नहीं, राहुल गांधी नहीं गए इस, नहीं, राहुल गांधी टीएमसी के खिलाफ बहुत बोला है, उनका भ्रष्टाचार के बारे में भी बहुत बोला है। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार के बारे में बोला है, भ्रष्टाचार के बारे में ही बोला है। लेकिन वो भवानीपुर नहीं गए हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि कितना वो स्टेप आउट करके बैटिंग करेगा, ये उन्होंने भी ध्यान में रखा था कि नेशनल पॉलिटिक्स का एक डोर तो ओपन रहना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल कार्टेसी बोलिए, स्ट्रेटेजी बोलिए, वो अवॉइड किया। दोनों लीडर का अलग अलग स्ट्रेटेजी है। अगर बंगाल में तृणमूल रह जाएगा, ममता जी फिर भी सीएम बन जाएगी, तो बड़ा कोई डैमेज नहीं होगा बीजेपी के लिए। थोड़ा सा चर्चा होगा कि इतने बड़ा, देखिए जैसे कांग्रेस का जमाना था, अभी बीजेपी का जमाना है ना, कि वो सेंटर में सत्ता रखने का कोशिश करेगा। और कांग्रेस को कांग्रेस को रोकने के लिए उनको रीजनल पार्टीज का साथ तालमेल रखना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी उनका नेचुरल फ्रेंड है ना, क्योंकि वो हर समय तो 17 MP है। हाँ, और 2029 में अगर 2029 में मोदी जी का 2-4 कम हो जाएगा, हाँ, अगर वो आने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ममता जी उनका साथ दे सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले दिया है। उनका तो शुरुआत, तृणमूल का शुरुआत तो बीजेपी के साथ हैंडशेक करके ही हुआ था। सो ऐसा नहीं है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा इसमें नेशनल पॉलिटिक्स सब पलट जाएगा। कुछ भी हो, वो पॉलिटिक्स तो चलेगा उसमें। दो तीन सवाल और है जिसका संक्षेप में जवाब दीजिएगा। एक तो ये है कि सयानी घोष काफी एक्टिव रही इस पूरे कैंपेन में, काफी भीड़ आई उनके मीटिंग में, और अभिषेक बनर्जी के रैली में भी काफी लोग आए, लेकिन शताब्दी राय, महुआ मोइत्रा और दूसरे ओब्रायन वगैरह तो नहीं दिखे। नहीं, मैंने इतना डिटेल नहीं बता सकता हूँ।
नहीं, देखिए, मैं ये कहूंगा कि महुआ दिल्ली में वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ज्यादा टाइम देते हैं, ये पार्टी का डिसीजन है। अभी ये जो है ना, जो आपने शताब्दी राय, वो भी लोकसभा में डेप्यूटी लीडर बन गई है। उनको भी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ज्यादा टाइम देना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, मीटिंग में जाना पड़ता है, ये सब है। और देखिए, ये लोग बहुत पुराने भी हो गए हैं, और शायनी घोष फर्स्ट टाइम एमपीज है, यंग है, बोलती है बहुत अच्छा, तो इसीलिए कुछ इम्पैक्ट हुआ था। मुझे नहीं लगता है कि ये तृणमूल का कोई कॉन्फ्लिक्ट के बजाय हो रहा है, ये नहीं लगता है। दादा, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब वेस्ट बंगाल में 2.5 लाख 2,40,000 सीपीयू सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के जवान वहाँ डेप्यूट किए गए, जबकि लोकसभा, पूरे लोकसभा में जो 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ 3 लाख फोर्सेज जाती हैं। तो सिर्फ एक स्टेट पे ये 2,40,000 फोर्सेज जो भेजे गए, उसका क्या उद्देश्य था? क्या वहाँ खौफ पैदा करना था, या फिर ये था कि वोटर घर से बाहर ना निकले? क्या कारण था इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भेजने की? देखिए, मैं नहीं कह सकता हूं कि इसके साथ बीजेपी का कोई इक्वेशन है कि नहीं था, लेकिन एक शब्द दोनों ने इस्तेमाल किया है। बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट था भय आउट और भरसा इन। भय भय भीति भीति, भय आउट, भरसा इन। और इलेक्शन कमीशन ने भी बोला कि भरसा करो, हमें ऊपर भरसा करो, आप वोट डालो, बिना भय आप वोट डालो। तो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या में एक लिंकिंग आप देख सकते हैं कि तो लेकिन ये जो मैंने बोल रहा कि मुझे नहीं लगता है कि ये सही हुआ। देखिए, जो बांग्लादेश की जो लिबरेशन वॉर हुआ था, उसमें कितने पाकिस्तानी फौज सरेंडर किया था? 93,000, जो पहले वहां से इंडिया में आया, फिर यहां से पाकिस्तान वापस गया था। इंदिरा जी उन लोगों को सेफ पैसेज दे दिया था। 93,000। अब मान चलिए कि इसके साथ और 10,000 जोड़ लीजिए कि 94,000 फौज बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान को रक्षा करने के लिए लड़ा था। तो एक लिबरेशन वॉर में ऐसा स्थिति था। हो सकता है कि वो 55 साल के पुराना कहानी है। एक डेमोक्रेसी की वॉर में ये कैसा स्थिति पैदा हुआ है। तो अब देखिए, छत्तीसगढ़ में जो माओवादी अभियान जो हुआ है, उसमें भी इतना नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक शब्दों को इस्तेमाल किया और इसको जस्टिफाई किया, लेकिन मैं इसको जस्टिफाइड नहीं मानता हूं कि ऐसा स्थिति नहीं था कि इतने आधा सेंट्रल फोर्स यहाँ भेजने का जरूरत था। ऐसा स्थिति नहीं है। और ये बंगाल के खिलाफ गए थे। देखिए, जब बांग्लादेश में जमायती इस्लामी और कुछ उग्रवादी लोग हमारे अवामी लीग और माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ हत्या ऐसा कुछ कर रहा था, तो हम बाहर के लोग, हम जो इंडियन है, हम कहते हैं कि बांग्लादेशी लोग असभ्य है, हाँ, वो लोग अनसिविलाइज्ड है। हम ऐसा नहीं कहता था कि वो जमायती करता है कि क्या करता है, हम पूरे नेशन को। तो ये बंगाल के खिलाफ गया कि बंगाल ऐसा स्टेट है जहां इस ऐसा स्थिति है कि चुनाव कराने के लिए इतने सीपीयू उनको भेजना पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि स्थिति ऐसा था, ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी था। दादा, ये एक बात जो पर एक परसेप्शन दिल्ली में बना है, जो मैसेज आया कि वेस्ट बंगाल में ज्ञानेश कुमार और बीजेपी का अलायंस था, जबकि ममता के लिए लड़ रही थी। देखिए, भारत के चुनाव आयोग वो 2019 के बाद भारत के चुनाव आयोग वो रेफरी नहीं है, वो बीजेपी के गोलकीपर बन चुके हैं। ये ऐसा पहली चुनाव नहीं है। पिछले चुनाव को भी आप देखिएगा तो आपको ऐसा मालूम होगा कि भाई चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसमें एक सुविधा इन लोगों का है जो बिल्कुल गलत है। भारत की
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब कोई मामला लेके जाता है, ज्यादा से ज्यादा केस में वो कहते हैं कि हम चुनाव आयोग को बारे में कुछ ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस्तेमाल करता है आर्टिकल 324 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें इन लोगों को सॉवरेन पावर दिया गया। सॉवरेन पावर क्या है? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन चेंज, ट्रांसफर डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, किसको चाहे वो ये, वो पावर ट्रांसफर हो जाता है इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं बंगाल के चुनाव के बारे में केवल नहीं कहता हूं, 2019 की लोकसभा चुनाव जिस तरह से हुआ, उससे पहले इलेक्शन कमीशन का एक पीरियड था। 3 पीरियड इलेक्शन कमीशन का है मेरे पास सामने। एक है कि 1951 से 1990, और 1990 में टीएन शेषन सब आया था। 1990 से 2019 तक एक पीरियड था, सेकेंड पीरियड था, जिसमें लोग बहुत टफ थे, लेकिन इतना उनके खिलाफ इतना कॉम्प्लेन नहीं था कि ये लोग बायस्ड है। टफ थे लोग, टफ डिसीजन लिया। दादा, वेस्ट बंगाल के चुनाव में 19 चीफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स, बीजेपी लीडर्स, आरएसएस के वर्क फोर्स, बजरंग दल के अलावा एनआईए, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारी फोर्सेस वहां काम कर रही थी। आम लोगों में इसको लेकर के क्या चर्चा थी और क्या 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 सोच बनी? दो चर्चा ही था कि एक है कि बीजेपी छीनने के लिए आए हैं, ये छीन लेंगे, और एक चर्चा है कि हमारे यहाँ एक है कि बोलते हैं लोग कि जैसा आदमी वैसा विचार होना चाहिए। तो तृणमूल का जो शासन प्रशासन का जो आसार लोगों को पास आया था, जो इंप्रेशन आया था, तो लोग सोचते थे कि भाई इसके लिए यही ठीक है, इनको हटाना है तो ये करना है। देखिए, आरएसएस, बजरंग दल, बाकी जो बीजेपी का जो लोग आया, इसमें कोई मैं इसमें कोई दोष नहीं देखता हूं। वो बड़ा पार्टी है और वो नेशनलिज्म हर स्टेज पे उनका ये है। चुनाव में भी, वो पंचायत चुनाव में भी वो नेशनलिज्म की बात करते हैं, और पूरे पार्टी इसको जिम्मेदारी मानते हैं जहां भी चुनाव होते हैं। तो ये तो मानते हैं लोग, इनका स्ट्रेटेजी है। लेकिन बाकी जो सरकारी एजेंसी चुनाव के पहले, केवल तो बंगाल में नहीं है, बाकी स्टेट में भी ऐसा हुआ, तो इसमें तो कोई ऐसा कोई नया बात नहीं है कि इसका इस्तेमाल हो रहा है चुनाव के लिए, बीजेपी के लिए। सो एजेंसीज के इस्तेमाल के बारे में मैं सवाल उठाता हूँ। लेकिन हाँ, बोलिए। लास्ट में छोटा सवाल कि ये झालमुरी या फिर नदी में बैठ के कैमरा लेके फोटोग्राफ करना, इसका क्या लोगों ने कितना इसको किस तरीके से लिया? नहीं, वो भी पोलराइजेशन के, जो हमारा यहाँ जो पॉलिटिकल पोलराइजेशंस है, सो किसी ने बोला, देखिए मोदी जी का तो ये पहली बार नहीं है, जब लोकसभा चुनाव में भी आया था वो ऐसा किया है गंगा में, क्योंकि वो उनका फोटो सेंस बहुत अच्छा है। ये पॉलिटिशियंस आफ्टर इंदिरा गांधी साड़ी के बारे में भी सोचती थी। हाँ, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका ये हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए। मोदी जी के साथ इंदिरा जी का बहुत सारे तालमेल है। सबसे ज्यादा उनके खिलाफ बोलती है, ठीक है, लेकिन बहुत मील है। वो अपने पर्सनल एक्सपोजर के बारे में भी सोचता है कि पब्लिक अटेंशन लेने का कोशिश करता है। तो मुझे लगा कि ये पब्लिक अटेंशन, थोड़ा सा रिलीफ तो मिला है उस समय लोगों को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद कैमरा लेकर फोटो खींच रहे हैं हमारे हावड़ा ब्रिज और हमारे सेकेंड हुगली ब्रिज का, गंगा नदी का। तो ये तो पॉजिटिव वाइब भी गया है, और कुछ लोग बोला है कि ये ड्रामा है। दोनों ही है, क्योंकि बंगाल तो पॉलिटिकली डिवाइडेड सोसाइटी है। बहुत शुक्रिया